हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आचार्य जी चैनल पर। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेली करंट अफेयर शो। यदि आप रेलवे, बैंकिंग, एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी, सीईटी या किसी भी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपका करंट अफेयर के साथ ही साथ स्टैटिक जीके का पोर्शन भी पूछा जाता है, तो ये क्लास आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं 3 मई 2021 की आज की दैनिक समसामयिकी। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा यह है, हाल ही में किसने भारत में ऑक्सीजन से भरे कंटेनरों के शिपमेंट के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 लॉन्च किया है। देखिए, समुद्र सेतु जो है अब की बार 2 नंबर का लॉन्च किया है। समुद्र सेतु इसका सेकंड वर्जन इसको लॉन्च किया गया है। समुद्र सेतु लॉन्च हुआ था वो, जो कि पिछले वर्ष 2020 में कोरोना महामारी के बीच जब लॉन्च हुआ समुद्र सेतु, तो उसमें ये था, मैं आपको बता देता हूं, ये जो था ऑपरेशन समुद्र सेतु था। तो इसमें जो विदेशों में फंसे हुए जो हमारे नागरिक थे उनको वंदे भारत मिशन के तहत भारत लेके आया गया था। कोरोना महामारी के बीच जो विदेशों में फंसे हुए नागरिक थे उनको भारत में लेके आया गया। इसी का अभी दूसरा जो वर्जन है ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 लॉन्च किया गया है। वो किसके लिए लॉन्च किया गया वो मैं आपको बता दूं। भारत में ऑक्सीजन की आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 लॉन्च किया है। तो इसमें होगा ये कि जो भारत के शिप हैं, भारत के नेवल शिप जो है वो विदेशों से जो है ऑक्सीजन के कंटेनर लेके आएंगे। तो इसमें जो है भारत के कौन कौन से जहाज जो हैं, इसमें भारत ने अपने 7 जहाज इसमें लगा रखे हैं। अगर मैं आपको मेन बता दूं तो आईएनएस एक तलवार है। तलवार आप जानते होंगे। आईएनएस तलवार जो है ये बहरीन से जो है हमारे लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति को सुनिश्चित करेगा। इसी के साथ ही साथ आईएनएस ऐरावत है। ऐरावत जो है सिंगापुर से लेकर के आएगा। इसी के साथ साथ आईएनएस जलाशय ये जो है हमारे लिए थाईलैंड से लेकर के आने वाला है। तो ये हमारा ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 था। तो देखिए, ये ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 जो है भारतीय नौसेना के द्वारा चलाया गया। भारतीय नौसेना का जो इतिहास है वो बहुत ही पुराना है। लगभग 400 वर्ष पुराना भारतीय नौसेना का इतिहास है। लगभग 1600 के ईस्वी के आसपास जो है भारतीय नौसेना की स्थापना हुई थी। भारतीय नौसेना दिवस जो है वो 4 दिसंबर को मनाया जाता है। साथ ही साथ भारत में जो नौसेना के प्रमुख हैं जिनको एडमिरल कहा जाता है, एडमिरल, तो अभी जो भारतीय नौसेना प्रमुख हैं वो हैं हमारे करमबीर सिंह जी। तो करमबीर सिंह भारतीय नौसेना के हाल ही में प्रमुख बने हुए हैं। इसके अलावा मैं बता दूं आपको, ये देखिए चाइना की वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के बारे में, ये भी एक तरीके का नौसेना से है। देखो, इसमें होता ये है, चाइना ने किया क्या है कि चाइना जो है यूरोप तक पहुंचने के लिए उसने एक तो रोड का मार्ग अपना लिया है। ये देखिए, आप रेड कलर का दिखाई दे रहा होगा, ये जो है उसने रोड का मार्ग अपनाया है यूरोप तक पहुंचने के लिए, यूरोपियन कंट्री तक पहुंचने के लिए। उसी के साथ ही साथ उसने एक मतलब जल मार्ग भी उसने अपनाया है। यहाँ से चाइना से स्टार्ट होगा और ये जो है साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया में होता हुआ, और ये देखिए किस तरीके से अफ्रीका पहुँचेगा। अफ्रीका से जो है इधर सुएज कैनल होता हुआ और ये भूमध्य सागर से होता हुआ यूरोपियन कंट्री पहुँच जाएगा। तो ये चाइना का जो है वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है। इसी के तहत चाइना ने क्या किया, पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह बनाया है जिसको सीपैक कहते हैं, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो ये जो है पीओके से लेकर कर इसने निकाला है। तो पाकिस्तान और चाइना को जो जोड़ने वाला है वो सीपीईसी, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो वो जो है वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव का ही हिस्सा है। अगर इसके बारे में बताऊं, हाल ही में जो है ऑस्ट्रेलिया जो देश है उसने क्या किया है, जो चाइना की वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव से संबंधित जो समझौता और जो करार किए थे उसको जो है ऑस्ट्रेलिया ने रद्द कर दिया है। उसका ये कहना है कि हम जो है इस समझौते को नहीं मानेंगे। तो इसके बाद इसका लेकिन भारत ने क्या अल्टरनेटिव ढूंढा है वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे इसने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर ग्वादर बंदरगाह पाकिस्तान में बना दिया। भारत ने क्या किया, भारत ने अपना जो है ईरान में चाबहार बंदरगाह बना दिया है। तो इसके तहत भारत जो है ईरान पहुंचेगा, ईरान से अफगानिस्तान पहुंच सकता है और इसके बाद जो है यूरोपियन कंट्री भी पहुंच जाएगा। तो ये जो है भारत ने इसका जो है अल्टरनेटिव ढूंढा है। इसका जो है पूरा पुरजोर तरीके से विरोध किया है। भारत ने इसका पूरा अल्टरनेटिव ढूंढ के दिखाया है कि इस चाबहार बंदरगाह हमारा बनाया हुआ है, इसके बाद हम जो है यूरोप पहुंच के आराम से जो है इधर भूमध्य सागर, लाल सागर और ये सुएज कैनल होते हुए पूरा व्यापार भारत का भी चलता रहेगा। तो ये जो है भारत का अल्टरनेटिव है। इसके अलावा मैं बताऊं, ऑक्सीजन को लेकर के एक ऑक्सीजन बैंक की स्थापना की गई। कहाँ की गई वो मैं आपको बता दूं, जो करनाल हरियाणा का एक जिला है, इसने किया क्या है कि
मतलब 100 सिलेंडर ऑक्सीजन के लेकर के एक गाड़ी में उसको भरा है, उसको ऑक्सीजन बैंक नाम दिया गया है। तो इसमें होगा ये, अगर किसी भी सरकारी अस्पताल हो या कोई भी निजी अस्पताल हो, वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी अगर पता चलती है कि ऑक्सीजन की वहाँ पर कमी है, तो वहाँ पर ये जो ऑक्सीजन बैंक है वो पहुँच जाएगा और वहाँ पर ऑक्सीजन बैंक जो है पहुंच करके वहाँ ऑक्सीजन की आपूर्ति को सुनिश्चित करेगा। तो ये जो पहल है करनाल हरियाणा के द्वारा की गई है। इसी के साथ ही साथ ऑक्सीजन को लेकर के बहुत सारी पहल की जा रही हैं। अभी हाल ही में पीएम केयर फंड से जो है 551 ऑक्सीजन संयंत्र लगाने की घोषणा की गई थी। इसके साथ ही साथ ऑपरेशन ऑक्सीजन चला, ऑपरेशन क्या कहते हैं, ऑपरेशन ऑक्सीजन एक्सप्रेस भी चलाई गई रेलवे के द्वारा। और ऑक्सीजन को लेकर के मदद जो है भारत को विदेशों से भी लिक्विड ऑक्सीजन की मदद आ रही है। तो ये देखिए ऑपरेशन ऑक्सीजन जो चलाया, जो कि एयरफोर्स के द्वारा चलाया गया, इसमें जो है ऑक्सीजन के कंटेनर जो है एयरलिफ्ट करके लाए गए। तो ये जो है जैसे जो इसकी ऑक्सीजन की आपूर्ति है वो जल्द समय पर हो सके, इसके लिए जो है ऑपरेशन ऑक्सीजन चलाया गया। इसी के साथ ही साथ एक हमारी ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई गई थी। तो ऑक्सीजन एक्सप्रेस काफ़ी, ये जो पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस चली थी वो मुंबई से विशाखापत्तनम के बीच चली थी। और हाल ही में और भी जो है जो ऑक्सीजन एक्सप्रेस है वो चलाई जा रही हैं। जैसे लखनऊ है, लखनऊ के लिए जो ऑक्सीजन की जो आपूर्ति है वो बोकारो स्टील प्लांट जो कि झारखंड है वो कर रहा है। तो बोकारो स्टील प्लांट से लखनऊ तक के बीच काफ़ी ज़्यादा ट्रेनें चलाई जा रही हैं। तो इससे जो है जो ऑक्सीजन के कंटेनर है वो वहाँ से मंगाए जा रहे हैं। ऑक्सीजन की काफ़ी किल्लत है। सऊदी अरब ने भी भारत को जो है मदद की है, लिक्विड ऑक्सीजन जो है भेजी है। इसी के साथ साथ अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि हाल ही में भारत और रूस के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद स्थापित करने के लिए सहमति हुई है। इसमें कौन कौन से मंत्री शामिल होते हैं? देखो 2+2 डायलॉग होता है दो देशों के मध्य जो है। तो ये जो है भारत और भी कई देशों के साथ करता है। भारत देखो इसको यूएसए के साथ भी करता है, इसी के साथ ही साथ भारत इसको जापान के साथ भी करता है, और इसी के साथ ही साथ भारत इसको ऑस्ट्रेलिया के साथ भी करता है। तो अभी जो भारत ने रूस के साथ किए, तो इसमें विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री दोनों ही शामिल होते हैं। तो भारत के जो विदेश मंत्री हैं वो जयशंकर जी हैं, सुब्रमण्यम जयशंकर जो हैं भारत के विदेश मंत्री हैं। इसी के साथ ही साथ जो हमारे राजनाथ सिंह हैं वो रक्षा मंत्री हैं भारत के। तो अभी जो है भारत ने रूस के साथ इसको आयोजित किया। देखो मैं आपको बता दूं, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये जो 3 देश हैं, इसके साथ ही साथ इंडिया को भी अगर मिला लिया जाए, क्योंकि इंडिया तो इनके साथ करता ही है, तो ये जो चारों देश हैं वो क्वाड समूह के सदस्य हैं। क्वाड जो कि 4 देशों का समूह बनाया गया, एक तरफ यूएसए था, एक तरफ जापान था, इंडिया था, ऑस्ट्रेलिया था। पूरे विश्व में एक तरीके की एक क्वाड समूह बनाया गया। तो जो कोरोना महामारी है उसमें चीन को घेरने के लिए इस समूह को बनाया गया था। तो ये जो है, तो क्वाड समूह के ये सदस्य हैं। और क्वाड समूह के सदस्य एक एक्सरसाइज करते हैं, मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं, वो है हमारी मालाबार युद्ध अभ्यास। तो मालाबार युद्ध अभ्यास में भी ये चारों देश जो हैं भाग लेते हैं। तो ये जो है ये क्वाड समूह के सदस्य हैं। इसके साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, ये देखिए, ये भारत के प्रधानमंत्री हैं, रूस के प्रधानमंत्री, रूस के राष्ट्रपति ये जो है व्लादिमीर पुतिन है। इसके अलावा ये देखिए, रूस को आप देख सकते हैं, रूस जो है एरिया वाइज विश्व का सबसे बड़ा जो है क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा देश है, एरिया वाइज जो है रूस है हमारा। रूस की राजधानी जो है वो मॉस्को है और यहाँ के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है। ये आप देख सकते हैं। ये जो है एशिया में भी कंट्री आता है, इसी के साथ ही साथ यूरोप में भी आता है। ये दोनों कंट्री में आने वाला देश है। इसके साथ कुछ और देश भी हैं जो दोनों मतलब कॉन्टिनेंट में आते हैं। जैसे टर्की है, टर्की भी एशिया में भी आता है, यूरोप में भी आता है। लेकिन जो रसिया है वो सबसे बड़ा देश है। ये पहले यूएसएसआर हुआ करता था, जो यूएसएसआर जो हुआ करता था, जो सोवियत रूस था, संघ सोवियत रूस था, वो हुआ करता था। तो 1991 में ये टूट गया। तो इसमें जो है और भी जो यूएसए और रूस के बीच कोल्ड वॉर चला था, उसके बाद 1991 में रूस जो था वो टूट गया। तो छोटे छोटे काफ़ी देश बन गए। तो रूस जो अब बचा है वो ये बचा है। लेकिन अभी ये क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का सबसे बड़ा देश यही है। मॉस्को यहाँ की राजधानी है। इसके बाद मैं बता दूं, रूस की सहायता से जो है भारत में कुछ स्टील प्लांट लगाए गए। तो भिलाई स्टील प्लांट जो है, जो कि भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है, इसको जो है रूस के सहयोग से ही भारत में लगाया गया था। और इसको मैं बता दूं आपको, ये जो है पहली जो पंचवर्षीय योजना थी, फर्स्ट पंचवर्षीय योजना, उसी में जो है 3 स्टील प्लांट लगाए गए थे। भिलाई था, मैं बता देता हूँ आपको, एक तो हमारा भिलाई स्टील प्लांट लगाया गया था, और उसी के साथ ही साथ एक दुर्गापुर स्टील प्लांट लगाया गया था।
दुर्गापुर स्टील प्लांट लगाया गया, और इसी के साथ ही साथ एक और स्टील प्लांट लगाया गया, वो था हमारा राउरकेला। तो ये जो थे हमारी इसमें लगे। तो ये जो है ये रूस की सहायता से लगा था, ये जो है इंग्लैंड की सहायता से लगा था, ये जर्मनी की सहायता से लगा था। ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। दुर्गापुर जो है हमारा स्टील प्लांट पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में स्थित है, और राउरकेला जो है उड़ीसा में स्थित है। ये दूसरी पंचवर्षीय योजना में जो है लगाए गए थे। इसके अलावा एक जो हमारा अगला एक और है बोकारो स्टील प्लांट, ये भी रूस की सहायता से ही लगाया गया। ये जो है तीसरी पंचवर्षीय योजना में लगाया गया था। ये बोकारो स्टील प्लांट, ये जो है झारखंड में हमारा बोकारो स्टील प्लांट स्थित है, और ये भी जो है रूस की सहायता से ही लगाया गया। इसके आगे बात करता हूँ, हाल ही में किसने अग्रहार रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने किसके साथ मिलकर सोयाबीन की अधिक उपज देने वाली और कीट प्रतिरोधी किस्म जो है MSCS 1407 विकसित की है। देखो जो सोयाबीन है इसकी एक नई किस्म विकसित की गई है, इसका नाम रखा गया है MSCS 1407। इसमें होगा क्या, इसमें जो है उत्पादन जो है काफ़ी अधिक है, उत्पादन काफ़ी अधिक है। इसी के साथ ही साथ कीट प्रतिरोधी भी है। अगर कीट प्रतिरोधी है और उत्पादन भी इसमें काफ़ी ज़्यादा है, तो इसको जो है भारतीय कृषि अनुसंधान दिल्ली के साथ जो है इसको मिलकर के विकसित किया गया है। तो ये जो है, इसके अलावा मैं बात कर लूँ DRDO के बारे में बताऊँ तो DRDO है जो है, DRDO की स्थापना 1958 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है वो नई दिल्ली में स्थित है, और जी सतीश रेड्डी जो है वो DRDO के हेड है। इसके बाद बात कर लेता हूँ मैं इसरो की। इसरो के बारे में बता दूँ आपको, इसरो की जो स्थापना हुई थी वो 15 अगस्त 1969 में इसरो की स्थापना हुई थी, और इसके जो अभी हाल ही में अध्यक्ष जो हैं वो के सिवान जो हैं इसरो के अध्यक्ष हैं, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलुरु में स्थित है। इसके बाद नासा के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। नासा जो है अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। इसकी फुल फॉर्म मैं आपको बता दूँ, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये जो है इसकी फुल फॉर्म है, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है। इसके बाद ये देखिए MSCS जो है 1407 जो कि सोयाबीन की नई किस्म विकसित की गई है, ये इस तरीके से आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन मैं बताऊं आपको, हाल ही में कौन सा देश स्वचालित कारों को सड़कों पर चलाने की अनुमति देने वाला जो है पहला देश, विश्व का पहला देश बना है। देखो जो स्वचालित गाड़ी होती हैं, मतलब ऑटोमेटिक जो गाड़ियां होती हैं उनको अनुमति देने वाला विश्व का पहला देश जो है वो UK बना है, वो मैं आपको बता दूं। ये जो है जैसे इसमें एक तरीके से अलग लेन बनाई जाएगी। मान लीजिए ये पूरा हाईवे है, तो इसमें जो है स्वचालित गाड़ियों के लिए एक अलग लेन बनाई जाएगी। इन्हीं में जो है सेंसर भी लगाए गए हैं, और जो है इस सेंसर के माध्यम से ही इसमें ब्रेक वगैरह लगेंगे, और जो है इसका जो है कंट्रोल किया जा सकेगा। इसकी जो मैक्सिमम स्पीड हो सकती है वो 7 किलोमीटर पर घंटा ही स्पीड हो सकती है, इससे ज़्यादा इसकी स्पीड नहीं हो सकती। और इसमें जो ब्रेक वगैरह लगेंगे सेंसर से ही लगेंगे, और ये जो है अपनी लेन में ही चलने वाली है ये गाड़ी। तो ये जो है विश्व में जो है पहली अनुमति देने वाला ये जो देश बना है वो UK बना है। इसके अलावा बता देता हूँ UK आप देखो जानते होंगे, UK जो है, UK में कौन कौन से देश जो हैं इसमें शामिल होते हैं। देखिए यूनाइटेड किंगडम जिसको कहा जाता है, इसमें स्कॉटलैंड आता है, इंग्लैंड आता ही आता है, वेल्स आता है, और नॉर्दर्न आयरलैंड आता है। पूरा आयरलैंड नहीं आता है यूनाइटेड किंगडम में, नॉर्थ जो पार्ट है वो उसका यही आता है। और जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड की राजधानी जो है लंदन है। इसी के साथ ही साथ यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो बोरिस जॉनसन हैं। अभी जो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं वो बोरिस जॉनसन हैं। और इसी के साथ साथ एक बात और बता दूं मैं आपको, ये जो है यूनाइटेड किंगडम जो है, अभी जो UK जो है ये पहले यूरोपियन यूनियन का भाग था, तो यूरोपियन यूनियन से ये बाहर हो गया, तो इस घटना को जो है ब्रेग्जिट कहा गया, मतलब ब्रिटेन जो है यूरोपियन यूनियन से बाहर हो गया। और इसके अलावा और मैं बता दूं जो UK है, UK में ही जो COP 26 जो होगी हमारी ग्लासगो UK में ही इसका आयोजन होने वाला है, और प्रधानमंत्री मोदी जी को इसमें इनवाइट किया गया है। इसी के साथ साथ मैं बता दूं आपको COP 25 कहाँ हुई थी। COP 25 जो है वो स्पेन मैड्रिड में आयोजित हुई थी, तो इसमें जो है इसकी अध्यक्षता जो है वो चिली के द्वारा की गई थी। और 2022 के जो कॉमनवेल्थ गेम होने वाले हैं वो भी हमारे UK में ही होंगे। 2022 के कॉमनवेल्थ गेम जो है वो UK में ही आयोजित होंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है मेरा, किस देश ने रोबोट प्रोटोटाइप NEO-01 क्लियर स्पेस डेब्रिस लॉन्च किया है। देखो डेब्रिस क्या होता है वो आप समझ लीजिए, जो अंतरिक्ष है हमारा, अंतरिक्ष में जो कचरा होता है उसको डेब्रिस कहते हैं हम। तो अंतरिक्ष में जो कचरा है, मान लीजिए कोई भी सैटेलाइट भेजा जाता है धरती अर्थ से, तो वो अगर मान लीजिए खराब हो जाता है तो वो जो है कचरा बन जाता है वहाँ पे। तो अंतरिक्ष का जो कचरा होता है उसको डेब्रिस कहा जाता है। तो जो डेब्रिस है, अंतरिक्ष का जो कचरा है, उसको साफ करने के लिए
जो एक रोबोट प्रोटोटाइप NEO-01 है, क्लियर स्पेस डेब्रिस है, वो किसके द्वारा अगर लॉन्च किया गया है तो मैं बता दूं ये चीन के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। तो ये रोबोट प्रोटोटाइप है, ये जो है रॉकेट जो अंतरिक्ष का कचरा है उसको साफ करेगा। देखो होगा ये, मैं आपको पहले कचरा दिखा देता हूँ। ये देखिए ये अंतरिक्ष में कचरा है, ये दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। अगर आज की हालत देखिए तो कुछ इस तरीके का जो है हमारी अर्थ हो गई है। हमने अर्थ को भी पॉल्यूटेड कर दिया है और अर्थ के बाहर जो हमारा पूरा स्पेस है उसको भी पॉल्यूशन करके रखा है। तो ये देखिए ये किस तरीके से जो है पूरा अंतरिक्ष का कचरा है। तो इसको साफ करने के लिए चीन ने अपना मिशन भेजा है NEO-01। इसमें जो है अंतरिक्ष का कचरा जो है वो साफ करेगा। इसमें होगा ये कि जो मिशन भेजा है इसमें एक नेट होगा, तो नेट जो है जब नेट जाएगा, नेट में जो है कचरा पूरा का पूरा इकट्ठा हो जाएगा। तो जब कचरा इकट्ठा हो जाएगा तो इसको जो है जला देगा, तो ये इससे जो है कचरा जो है हमारा अंतरिक्ष का कचरा जो है वो साफ हो जाएगा। अंतरिक्ष का कचरा जो होता है उसको डेब्रिस कहा जाता है। इसके अलावा मैं बताऊं जो मंगल पर जो मिशन भेजे गए हैं उसके बारे में आप जान लीजिएगा। तो जो परसिवरेंस रोवर है वो नासा का, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी जो है नासा के द्वारा ये परसिवरेंस रोवर भेजा गया। इसी के साथ ये जो परसिवरेंस रोवर जो है मंगल की सतह पर उतरा है, और इसकी के साथ ही साथ एक इंजीन्यूटी हेलीकॉप्टर गया था जो भी मंगल की सतह पर उतरा, और इसने जो है मंगल की सतह पर उड़ान भी भरी है। तो किसी भी ग्रह पर उड़ान भरने वाला पहला जो हेलीकॉप्टर पृथ्वी के अलावा वो इंजीन्यूटी हेलीकॉप्टर मंगल ग्रह पर उड़ान भरने वाला हेलीकॉप्टर बना है। इसके अलावा मैं भारत के मंगलयान की भी बात कर लेता हूँ। भारत का जो मंगल मिशन था वो कब लॉन्च किया गया वो आप जान लीजिएगा। जैसे भारत का जो मंगलयान था वो हमारा 2013 में लॉन्च किया गया, और भारत ये जो मंगल की कक्षा में 2014 में पहुंच गया था। तो ये जो था PSLV C-25 के द्वारा भेजा गया था। इसी के साथ ही साथ जब ये भेजा गया था तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र हमारा आंध्र प्रदेश श्रीहरिकोटा से ही इसको भेजा गया था। भारत पहले ही प्रयास में मंगल की कक्षा में पहुंचने वाला पहला देश बना था विश्व का। पहले ही प्रयास में भारत मंगल की कक्षा में पहुंचा था। इसीलिए जो मंगलयान है हमारे 2000 रुपये के नोट के पीछे अगर आप देख सकते हैं तो मंगलयान का ही फोटो छपा हुआ है। इसके अलावा मैं बता दूं एक और मंगल का मिशन है, वो मैं आपको बता देता हूं। अभी जो हाल ही में भेजा गया है होप मिशन, आप जानते होंगे संयुक्त अरब अमीरात का जो है होप मिशन है। तो इसमें क्या है, ये अरब देश का जो है पहला मंगल मिशन है, और पहला अरब देश संयुक्त अरब अमीरात है जो कि मंगल की कक्षा में प्रवेश किया है। अगला क्वेश्चन है मेरा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आशीर्वाद योजना के तहत राशि 21,000 से बढ़ाकर 51,000 करने की मंजूरी दे दी है? कौन सी राज्य सरकार है जिसने आशीर्वाद योजना क्या होती है पहले ये सुन लीजिए। जो कन्या होती है, कन्या की शादी के लिए जो मतलब ये राशि दी जाती है, मतलब उसकी शादी वगैरह कराई जा सके बाद में, जो है इस योजना के जो बच्चियां होती हैं उनकी शादियों के लिए ये योजना जो है स्टार्ट की गई थी। तो इसमें जो राशि है वो 21,000 से बढ़ा करके अब 51,000 कर दी गई है। तो ये ऐसा करने वाला जो राज्य है वो पंजाब है। पंजाब के द्वारा ये योजना जो है स्टार्ट मतलब की गई है। पहले इसमें राशि जो है 21,000 दी जाती थी, अब जो है इसमें राशि बढ़ा करके 51,000 कर दी गई है। पहले जो इसका नाम था वो शगुन योजना इसका नाम था, अब इसका नाम जो है हमारा आशीर्वाद योजना इसका नाम कर दिया गया है। पंजाब के द्वारा शुरू की गई है। तो पंजाब ये देख सकते हैं, पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं वो कैप्टन अमरिंदर सिंह जी है, कांग्रेस की यहाँ पर सरकार है। इसके अलावा पंजाब राज्य आप देख सकते हैं, पंजाब जो है हमारा, पंजाब के बॉर्डर किसके साथ लगते हैं वो मैं अगर आपको बताऊं तो ऊपर जो है जम्मू कश्मीर है, इसके ऊपर यहाँ हिमाचल प्रदेश है, और इधर हरियाणा लगता है, इधर राजस्थान लगता है, और इधर पाकिस्तान लगता है। तो ये जो है पंजाब है हमारा। पंजाब को 5 नदियों का राज्य भी कहा जाता है, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये जो है 5 नदियाँ यहाँ से बहती हैं। तो 5 राज्यों का जो है 5 नदियों का राज्य जो है वो पंजाब को ही कहा जाता है, क्योंकि हमारे राष्ट्रगान में भी पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा ये जो है इसका जिक्र है। तो ये जो है हमारा पंजाब राज्य आप देख सकते हैं। पंजाब की राजधानी जो है चंडीगढ़ है। ये पूरा मैं अगर आपको जूम करके दिखाऊं, पंजाब की राजधानी जो है चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ जो है खुद में यूनियन टेरिटरी है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं ये जो है हरियाणा की भी राजधानी चंडीगढ़ ही है, और पंजाब की राजधानी भी चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ खुद में भी एक केंद्र शासित प्रदेश है, और चंडीगढ़ के जो वास्तुकार थे वो ली कार्बूशियर जो थे वो चंडीगढ़ के वास्तुकार थे, उन्होंने चंडीगढ़ को बनाया था, मतलब इसका जो है वास्तुकार किया था इसका। तो चंडीगढ़ की राजधानी मैंने आपको बता दिया। कैप्टन अमरिंदर सिंह जो है वो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन बात करता हूँ, भारत का पहला 3D प्रिंटेड घर जो है वो किसने बनाया है? देखो इसमें होगा क्या 3D प्रिंटेड घर में, देखिए एक तरीके का ये मॉडल मॉडल बनाया जाएगा। तो इसमें जो है जैसे मान लीजिए ये मॉडल है, इन्होंने पहले ही मॉडल तैयार कर लिया पूरा 3D प्रिंटेड घर में। 3D अगर मॉडल मान लीजिए आपका इस तरीके का, देखो 3D अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, जैसे ये क्यूब है,
तो इसमें जो है पूरा मॉडल तैयार कर लिया जाएगा। जब मॉडल तैयार हो चुका होगा तो इसमें जो है कच्चा माल डाल दिया जाएगा। तो मॉडल के अंदर जो है अगर जैसे घर बनाना है तो मॉडल पहले तैयार कर लीजिएगा 3D में, तो उसके बाद जो है पूरा जब मॉडल तैयार होगा तो कच्चा घर जो है, कच्चा माल जो है इसमें डाल दिया जाएगा। तो इससे जो अब सिर्फ 5 दिनों में जो है घर बना के तैयार कर दिया जाएगा। तो ये जो है अगर तकनीक अगर ये भारत में मतलब सफल हो जाती है तो जो भारत सरकार का मिशन है कि 2022 तक हर किसी को घर देना है, तो इसमें ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है। क्योंकि अगर ये तकनीक चल जाती है तो इसमें जो है 2022 तक भारत जो है सभी लोगों को घर दे देगा। ये योजना जो है हमारी कंप्लीट भी हो जाएगी। तो 3D प्रिंटेड हाउस जो है वो इनको तैयार किया गया है। इसको मैं बता दूं आपको, IIT मद्रास के द्वारा ये बनाया गया है। कंपनी है TB आस्था। तो ये जो है इस तरीके से, ये देखिए ये इस तरीके का इन्होंने घर बनाया है। देखिए इसमें पहले ये मॉडल तैयार करते हैं, उसके बाद उसमें कच्चा माल डालेंगे, 5 दिनों में घर तैयार हो जाएगा। तो उद्देश्य इसका यही है कि जो 2022 तक हमारा भारत सरकार का मिशन है कि मतलब हाउसिंग फॉर ऑल, सभी लोगों को घर देना है। तो इस मिशन को जो है इससे मजबूती मिलने वाली है। तो इससे जो है ये मिशन कंप्लीट हो सकता है। तो अगर मैं बताऊं आपको विश्व में पहला 3D प्रिंटेड घर जो है वो किसने तैयार किया था, तो 2008 में जो है फ्रांस के द्वारा पहला 3D प्रिंटेड घर जो है वो तैयार किया गया था। अगला क्वेश्चन बात करता हूँ, हाल ही में विश्व मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, ये मुझे बताना है। देखिए विश्व मजदूर दिवस जो है हमारा 1 मई को मनाया जाता है। ये किसके द्वारा मनाया जाता है वो मैं अगर आपको बताऊं तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो इसको मनाती है। जो जैसे नए समाज के निर्माण में श्रमिकों के योगदान को इसमें याद दिलाना होता है, ये जो है हमारा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है इसको मनाता है। तो 1 मई को ये मनाता है। 7 अप्रैल को आप जानते ही होंगे कौन सा दिवस मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 22 मई को जो है हमारा विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। लिख देता हूँ मैं आपको, विश्व जैव विविधता दिवस जो है 22 मई को मनाया जाता है। इसी के साथ ही साथ 1 जून को जो है वर्ल्ड मिल्क डे मनाया जाता है, विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। भारत में जो दुग्ध क्रांति के जनक हैं वो आप जानते ही होंगे, वर्गीज कुरियन जो हैं भारत में दुग्ध क्रांति के जनक हैं। यही जो है भारत में दुग्ध क्रांति लेकर के आए थे, जो अमूल दूध पीता है इंडिया, इस तरीके का जो इनिशिएटिव था। तो इनका जो जन्म हुआ था वो 26 नवंबर को। तो भारत में जो है नेशनल मिल्क जो है राष्ट्रीय दुग्ध दिवस जो है वो 26 नवंबर को ही मनाया जाता है। इसके अलावा बात कर लेते हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की, क्योंकि इसी के द्वारा जो है 1 मई को हमारा विश्व मजदूर दिवस मनाया जाता है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1 मई 1919 को इसकी स्थापना हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। और जिनेवा में ही जो हमारा WHO है उसका भी हेडक्वार्टर जो है जिनेवा में ही स्थित है। और जो WTO है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसका भी जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में ही स्थित है। तो इसके जो हेड हैं वो मैं आपको बता दूं, जो गाय राइडर जो हैं वो जो हैं इसके हेड हैं हमारा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है। तो 1969 में इस जो ऑर्गेनाइजेशन इसको शांति का नोबेल पुरस्कार जो है दिया गया था। तो जिनेवा में और जो हमारी हमारी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनके बारे में बता दूं आपको। जैसे WHO है, इसकी जो स्थापना हुई थी वो 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका भी जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में ही स्थित है, जिनेवा में ही इसका हेडक्वार्टर है। और 7 अप्रैल को ही जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इसके जो हेड हैं वो हमारे टेड्रोस एडनोम जो हैं, ये WHO के हेड हैं टेड्रोस एडनोम। तो 7 अप्रैल। इसके जो CEO हैं, जो पहले CEO बने हैं WHO के, वो अनिल सोनी हैं। अनिल सोनी जो हैं वो WHO के पहले CEO बनाए गए हैं। इसके अलावा बात कर लेता हूँ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना हुई थी। पहले जो इसका नाम था वो GATT नाम से ये संस्था चलती थी, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड, उस पर ये जो है संस्था चलती थी। इसकी जो स्थापना हुई वो 1 जनवरी 1995 को। इसका भी जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में ही स्थित है। और WTO की जो हेड अभी बनी है वो नागोजी ओकोंजा इवेला जो है, ये जो है WTO की हेड हैं। और इसके अलावा मैं बता दूं आपको, इसके जो है 164 देश जो हैं इसके सदस्य हैं। 164वां देश कौन सा है वो अगर आप मुझसे जानना चाहें तो अफगानिस्तान जो है इसका नवीनतम देश सदस्य देश है। इसके बाद अगर मैं बताऊं आपको, ये देखिए, अगर मई के कुछ और डे के बारे में मैं बात करूँ तो 1 मई को तो हमारा मनाया ही जाता है, कौन सा, वर्ल्ड लेबर डे मना लिया हमने। उसके बाद जो है हमारा 8 मई जब आता है तो इस दिन मनाया जाता है वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। तो रेड क्रॉस जो सोसाइटी है
वो जो युद्ध में जो मतलब युद्ध में जो भी सैनिक वगैरह होते हैं, घायल होते हैं, तो उन सब की जो है सहायता जो है रेड क्रॉस सोसाइटी करता है। जैसे वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था, वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था, उसके बाद जो सहायता की थी रेड क्रॉस ने, तो शांति का पहला नोबेल पुरस्कार जो था वो रेड क्रॉस सोसाइटी को ही दिया गया था। इसके संस्थापक हेनरी डुनंट। 8 मई को रेड क्रॉस डे मनाया जाता है। इसके अलावा अगर मैं एक आध डे और बता दूँ आपको, जैसे 11 मई है हमारी, तो 11 मई 1998 को क्या हुआ था, पोखरण 2 परीक्षण किया गया था भारत के द्वारा। तो इसमें हुआ यह था, इस भारत ने पोखरण में अपना दूसरा परमाणु परीक्षण किया था। इस वक्त जो प्रधानमंत्री थे भारत के अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। तो 11 मई को ही भारत में जो है नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। तो नेशनल जो टेक्नोलॉजी है डे वो हमारा 11 मई को मनाया जाता है। 1998 में पोखरण 2 हुआ था और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के नेतृत्व में जो है ये अभियान जो है हमारा संपन्न हुआ, पोखरण 2 जो है संपन्न हुआ था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में टाइम मैगजीन की वर्ष 2021 की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों में किन भारतीय कंपनी को शामिल किया गया है। देखो, जो टाइम मैगजीन होती है हमारी, वो हर वर्ष जो है 100 प्रभावशाली कंपनियां होती हैं, उनकी लिस्ट जारी करती है। तो इसमें जो है बायजूस को भी शामिल किया गया है, जियो को भी शामिल किया गया। तो बोथ एंड भी हमारा इसमें सही आंसर होने वाला है। देखो, जो जियो है हमारी, ये क्या है, टेलीकॉम कंपनी है, और बायजूस जो है हमारा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। तो ये जो है जियो और बायजूस को टाइम मैगजीन की वर्ष 2021 की 100 सबसे प्रभावशाली उसमें सूची में शामिल किया गया है। तो ये देखिए आप, जियो है हमारा, जियो दंदनादन, ये जब से जो है जियो 4G जब से लेके आया रिलायंस इंडस्ट्री, उसके बाद जो है एक तरीके का भारत में जो है डिजिटल रिवॉल्यूशन आ गया, मतलब डिजिटली जो है काफ़ी काम चलने लगा। तो ये जो है जियो दंदनादन जो है इसमें 100 प्रभावशाली कंपनी में शामिल हो चुका है। इसी के साथ ही साथ बायजूस, ये जो है ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, इसके जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो शाहरुख खान हैं। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 2011 में जो है इसकी स्थापना होती है और बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, जो टाइम होती है, टाइम जो हमारी मैगजीन होती है, ये टाइम पर्सन ऑफ द ईयर भी डिसाइड करती है। तो जो टाइम पर्सन ऑफ द ईयर होता है, ये भी इसी के द्वारा अवार्ड दिया जाए, मतलब टाइम की मैगजीन होती है, उसके कवर पेज पर जो है इनका फ़ोटो छापा जाता है। तो 2020 में जो टाइम मैगजीन वाला द्वारा दिया गया था, तो एक तो थे जो बाइडन और दूसरी थी कमला हैरिस। तो ये जो हैं आप जानते होंगे, ये अमेरिका के जो हैं 46वें नंबर के राष्ट्रपति हैं और ये 49वें नंबर की जो है उपराष्ट्रपति बनी अमेरिका की। तो ये जो दोनों के दोनों हैं डेमोक्रेटिक पार्टी से जो है बिलोंग करते हैं, जो बाइडन और कमला हैरिस। और ये कमला हैरिस जो हैं भारतीय मूल की हैं, प्रथम एशियाई भी हैं जो कि अमेरिका में उपराष्ट्रपति बनी हैं। उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं, ये 2020 के थे हमारे। अगर 2019 के बारे में बताऊं आपको, तो 2019 में जो है किसको दिया गया था, तो जो ग्रेटा थनबर्ग है, इसको जो है टाइम मैगजीन के कवर पेज पे जो है टाइम मैगजीन टाइम पर्सन ऑफ द ईयर इसको चुना गया था। तो ग्रेटा थनबर्ग जो है ये स्वीडन की हैं, स्वीडन की जलवायु कार्यकर्ता हैं, एक तरीके की जलवायु काफ़ी बोलती हैं इस पर। इसके अलावा टाइम किड ऑफ द ईयर जो है वो किसको दिया गया, वो अगर आप जानना चाहें, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टाइम किड ऑफ द ईयर। तो ये जो है गीतांजलि राव जो है, इनको जो है टाइम किड ऑफ द ईयर के अवार्ड से नवाजा गया, गीतांजलि राव को। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।